24 अगस्त 2024 फ्रांस की पुलिस पेरिस के ले बोर्जियर एयरपोर्ट पे तैनात है और इंतजार कर रही है एक प्राइवेट जेट का, जिसमें ऑन बोर्ड है टेलीग्राम सीईओ पॉवेल डिरो, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके असिस्टेंट। और जैसे ही ये प्राइवेट जेट लैंड होता है, वैसे ही पुलिस पॉवेल डिरो को पकड़ के जेल में डाल देती है और उन पे चार्जेस लगाती है, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग। और अगर ये सारे आरोप सही हो जाते हैं तो पॉवेल डिरो को 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। The chief executive of the messaging app Telegram has been arrested by French authorities. But tonight, the founder of Telegram is in police custody. They're investigating criminal activity on Telegram, which is the encrypted messaging app. पर पॉवेल डिरो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, एक बिलियनियर है, पर उसके पास कोई देश का परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है। एक टेक जीनियस है जिसे रशिया से निकाल दिया गया, जिसे अमेरिका छोड़ना पड़ा और फ्रांस की पुलिस ने उसे अरेस्ट तक कर लिया, जिसने पुतिन को नो बोला, FBI को इग्नोर किया। पर पॉवेल एक ऐसा आदमी है जिसने बिलियन लोगों को एक ऐसा ऐप दिया जो किसी भी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जो लोगों की आवाज को दबाता नहीं है, लोगों की प्राइवेसी को गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देता है। लेकिन क्या ये फ्रीडम का सोल्जर है या एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड जिसके ऐप पे सबसे ज्यादा डार्क क्राइम्स हो रहे हैं? दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट डिजिटल रिवॉल्यूशन, दिस इज द बैटल ऑफ कंट्रोल बिटवीन प्राइवेसी एंड ट्रुथ। दिस इज अ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द मैन बिहाइंड टेलीग्राम। दिस इज द स्टोरी ऑफ पॉवेल डिरो। It doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck. Telegram is the best messaging technology in the market. We care about freedom. Cannot make a messaging technology secure for everybody except for terrorists. 10 अक्टूबर 1984 को सोवियत यूनियन में पॉवेल डिरो का जन्म होता है। उस समय वे सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म चल रहे थे, जिस वजह से पॉवेल की फैमिली को रशिया से इटली मूव होना पड़ा, जिस वजह से पॉवेल ने अपना बचपन और स्कूल इटली में बिताया। पर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई तो पॉवेल की फैमिली ने डिसाइड किया कि हम फिर से रशिया वापस चले जाएंगे। पर जब ये लोग इटली से रशिया वापस आ रहे थे तो पॉवेल ने अपने साथ एक और चीज साथ लाई, वो था IBM का पर्सनल कंप्यूटर XT, क्योंकि पॉवेल और उसका भाई प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा पैशनेट थे। जब पॉवेल यूनिवर्सिटी में थे तब वो उनके स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट बनाया करते थे। वेबसाइट बनाते बनाते यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग ऐप बनाया जो कि सिमिलर था फेसबुक से, जिसका नाम था VK। रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और सोवियत यूनियन में ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और कुछ ही दिनों में इसके 100 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए थे। और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है कि पॉवेल सर उस समय पे सिर्फ 21 साल के थे और वो उस कंपनी में सिर्फ एक अकेले एम्प्लॉय थे, कोई एम्प्लॉय नहीं। वो खुद से कोड करते, खुद से डिजाइन करते, खुद से सर्वर संभालते। पर 2011 और 12 में लोग VK का यूज प्रोटेस्ट करने के लिए करने लगे। लोग VK पे, जो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उस पे डिस्कस करते और शहर के मेन स्क्वायर पे आके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। और उसी समय पे सरकार ने पॉवेल से रिक्वेस्ट की कि आप इन कम्युनिटीज को बैन कर दीजिए, पर पॉवेल फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रायोरिटी रखते हैं, जिस वजह से पॉवेल ने सरकार के इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया और इन्हीं सारी वजहों से VK की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। और एक दिन पॉवेल और उनके कुछ दोस्तों ने VK के ऑफिस से पैसे फेंकना शुरू कर दिया और लोगों को थैंक यू बोला कि वो लोग VK को सपोर्ट कर रहे हैं। पर ये खुशी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी। 2013 में यूक्रेन में सेम प्रोटेस्ट होने लगे जैसे रशिया में हो रहे थे। लोग VK पे डिस्कस करते और फिर शहर के मेन स्क्वायर में आके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते। और फिर से इस समय पे रशियन गवर्नमेंट ने पॉवेल से प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स का डाटा मांगा, तो पॉवेल ने फिर से रशियन गवर्नमेंट को मना कर दिया। Wait a minute, this is a different country. We won't betray our Ukrainian users because you ask us to do that. पर ये सारी चीजें रशियन गवर्नमेंट के कुछ पल्ले नहीं पड़ी। रशियन गवर्नमेंट ने पॉवेल के सामने दो ऑप्शन रखे। पहला कि हमको ऑर्गेनाइजर्स का डाटा दे दो और दूसरा कि आप VK से रिजाइन करके ये देश छोड़ के चले जाओ। Sell my stake in the company, retire, resign as the CEO and leave the country. पर पता है क्या होता है? पॉवेल दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, वो VK से रिजाइन करते हैं और रशिया, जो अपना देश था, खुद का देश था, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब इसी समय पे हम अगर पॉवेल डिरो को मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के फाउंडर से कंपेयर करें तो दोनों भी सिनारियो कुछ अलग ही है।
पॉवेल ने लोगों का डाटा गवर्नमेंट के हाथों में ना देने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ी, अपना देश तक छोड़ दिया। पर वहीं पे अगर मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के एक्स फाउंडर्स को देखें तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। Are you going to stop lobbying against this and come to the table and work with us? Yes or no? Senator, we have a. Yes or no? Of course, we'll work with you on the legislation. Okay, I mean, the it's door been hard is to. open. We've got all these bills. You need to come to the table. Each and every one of you need to come to the table, and you need to work with us. Kids are dying. पर वहीं पे पॉवेल ने लोगों की प्राइवेसी को सिर्फ प्राइवेसी ही रखा और अपना देश तक छोड़ दिया। जिसके बाद वो बर्लिन गए, लंदन गए, सिंगापुर गए, पर वो किसी भी देश में ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाए बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिकल हर्डल्स। पर कुछ समय बाद उन्हें सैन फ्रांसिस्को एक रहने लायक जगह लगी, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े टेक जायंट्स थे जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ट्विटर और भी बहुत सारे। पर टेलीग्राम बनाने का आइडिया उन्हें रशिया में आ चुका था, क्योंकि रशिया की पुलिस पॉवेल के घर पे कभी भी आ जाती थी और उनके हर स्टेप को फॉलो किया जा रहा था और फोन को ट्रैप किया जा रहा था। पॉवेल के हर कम्युनिकेशन को रशियन गवर्नमेंट ट्रैप कर रही थी और यही चीज पॉवेल ने पॉवेल के भाई निकोला को बताई, जो एक मैथमेटिकल जीनियस है। जिस वजह से निकोला ने एक ऐसा इंक्रिप्टेड मॉडल बनाया, ऐसा एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोग्राम बनाया जो आज तक टेलीग्राम में यूज होता है। और 14 अगस्त 2013 को पॉवेल और निकोला एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं है, किसी की प्राइवेसी को किसी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं देता है और हर इंसान की प्राइवेसी को सिक्योर करता है। और द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज नन अदर देन टेलीग्राम। जब 2012 में रशियन इंटरनेट कंपनी ने विकी को खरीदने का पॉवेल के सामने ऑफर किया तो पॉवेल ने मिडिल फिंगर दिखाते हुए उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। पर जब दिसंबर 2013 में रशियन गवर्नमेंट ने पॉवेल के ऊपर प्रेशर बनाया तो पॉवेल को उस कंपनी को अपने स्टॉक बेचने पड़े, पर उन्हें सैन फ्रांसिस्को एक रहने लायक जगह लगी। पर ये दो इंसिडेंट के कारण उन्हें सैन फ्रांसिस्को भी छोड़ना पड़ा। पहला था कि वो एक दिन जैक डॉर्से जो ट्विटर के एक्स फाउंडर है उनसे मिलने के लिए ट्विटर के ऑफिस गए थे और ट्विटर के ऑफिस से होटल लौटते लौटते रात के 8 बजे उनके सामने 3 गुंडे खड़े हो जाते हैं, उन पे अटैक करते हैं, उनका फोन खींचने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से पॉवेल के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर कैसे तो करके पॉवेल उनके हाथ से अपना फोन खींचते और वहां से भाग निकलते। पर यहां तक तो ठीक था, कोई चीजें अनएक्सपेक्टेडली भी हो जाती है। पर दूसरी चीज जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो ज्यादा अलार्मिंग थी। FBI के एजेंट्स पॉवेल के ऊपर उनकी नजर रखाए रखे थे, पॉवेल के हर स्टेप को फॉलो किया जा रहा था। और जैसे कि पॉवेल बताते कि जब वो यूएस में थे तो उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर काम करने के लिए एक इंजीनियर को हायर किया था, पर उसी इंजीनियर को सिक्योरिटी एजेंसी के एक एजेंट ने भी हायर किया था और बोला था कि टेलीग्राम के कोड को समझो और उसे हमें बताओ। पॉवेल यूएस में जहां भी जाते FBI के एजेंट्स एयरपोर्ट पे पॉवेल का वेलकम करने के लिए खड़े रहते और उनसे सवाल पूछते। और बात तो यहाँ तक भी पहुंच गई थी कि FBI के एजेंट्स कभी भी पॉवेल के रेंटिंग घर में कभी भी घुस जाते। पर सवाल ये है कि पॉवेल ने क्या कोई क्राइम किया था कि FBI के एजेंट्स अपना काम छोड़ के पॉवेल के पीछे पड़े थे? बल्कि ये सारी चीजें हो रही थी पॉवेल के एप्लीकेशन टेलीग्राम की वजह से। टेलीग्राम एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन और यूजर प्राइवेसी मैसेजिंग ऐप है जिसे हर कोई यूज कर सकता है। पर कुछ लोग टेलीग्राम का यूज क्राइम और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं। क्रिमिनल टेलीग्राम का यूज उनके क्राइम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और यहाँ तक कि टेररिस्ट अटैक भी। कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा था कि 3.2 मिलियन मैसेजेस जो टेलीग्राम पे फाउंड हुए उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जैसे कि ड्रग डीलिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। ISI टेलीग्राम का यूज क्रिटिसिज्म और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करती है। हमास टेलीग्राम का यूज कम्युनिकेशन के लिए करता है। और टेलीग्राम पे एलिगेशन है कि मार्च 2024 में मॉस्को में जो टेरर अटैक हुआ जिसमें 145 लोगों को मार दिया गया था, उन टेररिस्ट लोगों की कम्युनिकेशन टेलीग्राम पे हुई थी, जिसके रिस्पॉन्स में पॉवेल ने थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट मैसेज को बैन कर दिया था। और इन्हीं सारी कारणों की वजह से उन्हें 2016 और 17 के बीच में यूएस तक छोड़ना पड़ा। और वो देख रहे थे एक ऐसी कंट्री जो न्यूट्रलाइज हो, सरकार उन पे कोई भी दबाव ना डाले, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाए ना, और उन्हें मिलती है एक कंट्री यूएई, दुबई, जहाँ अच्छी स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहाँ सरकार बिजनेसेस को प्रमोट करती है, जहाँ रेसिडेंस आराम से मिल जाता है, जहाँ टैक्स कम है और आप कहीं से भी किसी भी इंसान को हायर कर सकते हो जब तक आप उसे अच्छी सैलरी पे कर रहे हो। जिस वजह से पॉवेल ने अपना ऑफिस दुबई में सेट किया, क्योंकि दुबई एक न्यूट्रल स्पेस है और यूएई एक न्यूट्रल कंट्री है। टेलीग्राम आज तक बूटस्ट्रैप है, 100% इक्विटी पॉवेल डुरो के पास। जब भी पॉवेल को पैसे की जरूरत पड़ी तो पॉवेल ने डेब्ट लिया, बट कभी इक्विटी डाइल्यूट नहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि टेलीग्राम इंडिपेंडेंट रहे, कोई भी उसे कंट्रोल ना करे। आज भी टेलीग्राम में बस 30 इंजीनियर काम करते हैं, नो HR डिपार्टमेंट, और पॉवेल डुरो टेलीग्राम के डायरेक्टर और प्रोडक्ट मैनेजर है। टेलीग्राम ने कभी भी मार्केटिंग पे एक पैसा खर्च नहीं किया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर मार्केटिंग पे खर्च किए, पर कभी भी टेलीग्राम ने एक पैसा भी मार्केटिंग पे खर्च नहीं किया। टेलीग्राम हमेशा से ही प्राइवेसी को प्रायोरिटी रखता है, जिसकी वजह से टेलीग्राम आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से लोगों के विश्वास ने उसे पॉपुलर बनाया है।
पर अभी एक बात आपको खटक रही होगी कि टेलीग्राम में सिर्फ 30 ही एम्प्लॉय काम करते हैं, बस 30। अगर टेलीग्राम के कंपटीशन ट्विटर को देखे, मेटा को देखे, तो उसमें कितने ज्यादा लोग काम करते हैं, पर टेलीग्राम सिर्फ 30 एम्प्लॉय के दम पे इतना बड़ा हो चुका है। कैसे? तो एक दिन पॉवेल और जैक डॉर्से, जो ट्विटर के एक्स फाउंडर है, वो बात कर रहे थे और पॉवेल ने उन्हें कहा कि आप कम लोगों में भी ट्विटर को चला सकते हो। तो जैक डॉर्से ने कहा कि हाँ, हम कम लोगों में भी ट्विटर को चला सकते हैं, पर अगर हम ट्विटर से लोगों को फायर करना शुरू कर दें तो इसका रिएक्शन हमें वॉल स्ट्रीट में हमारे स्टॉक पे देखने को मिलेगा। तो लोगों को लगेगा कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे हमारा स्टॉक गिर भी सकता है। और स्टॉक को हाई रखने के लिए हम ये चीज नहीं कर सकते, हम लोगों को फायर नहीं कर सकते। और अगर हम टेलीग्राम को व्हाट्सएप से कंपेयर करें, तो जहां पे व्हाट्सएप के मंथली यूजर 3 बिलियन है, तो वहीं पे टेलीग्राम के मंथली यूजर 1 बिलियन है। और टेलीग्राम वर्ल्ड का 4th मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, जिस वजह से पॉल को फॉर्च्यून मैगजीन के 40 अंडर 40 में भी फीचर किया गया था। पर 24 अगस्त 2024 को फ्रांस की पुलिस पॉल डेरो को पकड़ के जेल में डाल देती है और उन पे 12 चार्जेस लगाती है, जिसकी पोटेंशियल पेनल्टी 20 साल तक की जेल है। पर अगले 4 दिन कस्टडी में रहने के बाद 28 अगस्त 2024 को पॉल को लगभग $5.5 मिलियन बेल के लिए पे करने पड़ते हैं और वो छूट जाते हैं। 2013 और 24 के बीच में टेलीग्राम पे 2460 केसेस फाइल है। तो क्या पावेल बुरा आदमी है या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रायोरिटी रखता है, इसी वजह से वो अच्छा आदमी है? आप क्या सोचते हो इस पे, वो आप कमेंट में लिख सकते हो और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो।